हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आरकेएम स्टडी सेंटर पे। आज के इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वर्ण विचार, वर्णों के उच्चारण स्थान एवं अक्षर से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को। यहाँ पे जितने भी एमसीक्यू प्रश्न को सॉल्व किए जाएंगे वो किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। एंड जाहिर सी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और एक बात, अगर आपने इससे पहले वाला क्लास नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप क्लास 1 एंड क्लास 2 हिंदी का जरूर देखिएगा, क्योंकि उस क्लास में हम आपको सभी कॉन्सेप्ट, सभी थ्योरी बता चुके हैं। एंड आज का क्लास उसी से रिलेटेड है। अगर आपने पिछले क्लास को देखा होगा तभी आज के सवाल आपको समझ में आने वाले हैं। एंड अगर आप ये तीनों क्लास देख लेते हैं, हिंदी का क्लास 1, 2 एंड 3, तो मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ कि आपको जीवन में दोबारा जो है वर्णमाला नहीं पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना करें, आपको वर्णमाला जो है दोबारा कभी भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सभी चीज़ें यहाँ पे आपको कवर करवा दी जाएगी। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं इम्पॉर्टेंट प्रश्न को जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी शामिल किए गए हैं जो बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ध्यान से सभी चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। चलिए, पहला सवाल है आपका, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सभी को इसका जवाब मालूम होगा कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम लोग वर्ण के नाम से जानते हैं, ठीक है। वर्ण के नाम से जानते हैं। अगर लिखने के रूप में देखा जाए तो वर्ण, एंड मौखिक रूप से देखा जाए, बोलने के रूप में देखा जाए तो हो जाएगा आपका ध्वनि, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, वर्ण को ही यहाँ पे दो भागों में बांटा जाता है, जिसको हम लोग स्वर एंड व्यंजन कहते हैं। स्वर वर्ण एंड व्यंजन वर्ण। तो ये सब तो होगा नहीं, क्योंकि ये आपका वर्ण का टाइप हो गया, ठीक है। एंड शब्द किसको कहेंगे आपको पता हो कि वर्णों को मेल से जो बनता है, यानी कि दो वर्ण, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो बनेगा उसको हम लोग से शब्द कहेंगे। एंड जिसका कोई एक मीनिंगफुल अर्थ निकलता है, ठीक है। तो ये आपका शब्द हो गया। तो सबसे छोटा इकाई क्या है? वर्ण। चलिए आगे देखते हैं। वर्णमाला कहते हैं तो शब्द समूह को बिल्कुल नहीं, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला के नाम से जाना जाता है। तीसरा है आपका, निम्न में से कंठे ध्वनियाँ कौन सी है? कंठे ध्वनियाँ कहने का मतलब ऐसी ध्वनियाँ जिसका उच्चारण कंठ से होता है। तो आज हम आपको इस क्लास में एक ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, याद रखिएगा, KTM, KTM DO, यानी कि इसको पढ़ सकते हैं आप KTM 2, ठीक है। K से कंठ, T से तालु, M से मूर्धा, D से दंत, O से ओष्ठ। अब देखिए इसका काम क्या है। तो आपका जो हिंदी वर्णमाला है, जैसे पहले क वाला वर्ग आता है, क, ख, ग, घ, अंगा, तो इसको जो है क वर्ग के नाम से जाना जाता है। ये वाला मैंने आपको पहले भी बताया था। सेकंड जो च वाला ग्रुप है उसको च वर्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद जो ट वाला ग्रुप है, ट, ठ, ड, ढ, उसको ट वर्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है त वाला ग्रुप। तो त वाला जो ग्रुप है उसको त वर्ग के नाम से जाना जाता है। एंड लास्ट में जो प वाला ग्रुप है उसको प वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे 5 ग्रुप है एंड इन पांचों में आपका 5-5 वर्ण देखने को मिलेगा। तो टोटल हो जाएगा आपका 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें, यानी कि 25 वर्ण। एंड ये 25 वर्ण का आप जो उच्चारण स्थान है ये वाला ट्रिक से आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए, क वर्ग में जितना भी ध्वनि आएगा या फिर वर्ण आएगा उसका उच्चारण होगा के, यानी कि कंठ। च वर्ग में जितना भी ध्वनि आएगा या फिर वर्ण आएगा उसका उच्चारण क्या होगा? तालव्य, ठीक है। टी से तालव्य। ट वर्ग में जितना ध्वनि आएगा या उच्चारण आएगा उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा एम से मूर्धा, ठीक है। उसके बाद त वर्ग का हो जाएगा दंत। पवर्ग का हो जाएगा ओ से ओष्ठ, यानी कि ओठ से उच्चारण होगा। तो ये बात समझ में आ गया कि KTM 2 कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अब यहाँ पे देखिए, हम कंठ ध्वनि की बात कर रहे हैं। तो कंठ ध्वनि क्या होता है? कवर्ग वाला ग्रुप। एंड कवर्ग में कौन कौन सा ध्वनि देखने को मिलेगा? क एंड ख। तो बिल्कुल सही हो जाएगा।
च ज, तो ये तो आपका च वर्ग है एंड च वर्ग में क्या होगा टी यानी कि तालु। ये आपका ट वर्ग है एंड ट वर्ग में कौन सा ध्वनि हो जाएगा, तो इसका उच्चारण स्थान आपका ट वर्ग हो जाएगा। ट वर्ग में आपका हो जाएगा एम यानी कि मूर्धा। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे आप लाइन बाय लाइन चलिएगा, क वर्ग को के से मिलाइएगा, च वर्ग को टी से, ट वर्ग को एम से, त वर्ग को डी से, प वर्ग को ओ से, तो आपको बहुत चीज़ यहाँ पे आसान लगेगा, आसानी से आप सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिक पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन अभी मैंने आपको बताया KTM 2, ठीक है। तो देखिए ये आपका मूर्धन्य वाला था, एम से मूर्धन्य एंड मूर्धन्य में क्या आएगा, ये आपका क वर्ग हो गया, च वर्ग, ट वर्ग यानी कि ट वर्ग वाला आ जाएगा। एंड ट वर्ग में कौन कौन सा यहाँ पे वर्ण आता है, तो देखिए ड और ढ आता है, इसी में आएगा ना ये वाला, तो आपका हो जाएगा सी, ठीक है। ड और ढ बिल्कुल सही हो जाएगा। प वर्ग ये तो ओष्ठ वाला हो गया, ये आपका च ग्रुप में आ गया च वर्ग एंड ये आपका तालु में आ गया, ये आपका क वर्ग ग्रुप से आ गया यानी कि कंठ में आ गया। देखिए कितना आसान सभी चीज़ें हो गई, तो आसानी से अब आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अल्प प्राण एंड महाप्राण, प्राणत्व के आधार पर वर्णों को दो भाग में बांटा गया है, अल्प प्राण एंड महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, ठीक है। एंड महाप्राण क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से ज़्यादा हवा निकले उसको महाप्राण कहेंगे। अब यहाँ पे भी हम आपको एक ट्रिक देते हैं, कैसे चीज़ों को याद रखिएगा, तो एक कोड याद रखिएगा। अल्प प्राण का कोड क्या है, तो अल्प प्राण का कोड होता है 135। कहने का मतलब क्या है, 1 से पहला वर्ग, 3 से तीसरा एंड प से मतलब 5 से जो है वो पांचवा, ठीक है। पांचवा आप कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैंने आपको बताया क वर्ग, तो क वर्ग में 5 वर्ण आएगा, तो 5 वर्ण में जो पहला वर्ण आएगा वो अल्प प्राण में आ जाएगा, तीसरा जो वर्ण आएगा वो अल्प प्राण में आ जाएगा, जो पांचवा वर्ण आएगा वो इसमें आ जाएगा अल्प प्राण में, ठीक है। उसी तरह च वर्ग ग्रुप में जो 5 वर्ण आता है उसका जो पहला वाला है, पहला लाइन, वो आपका इसमें आ जाएगा अल्प प्राण में, तीसरा वाला इसमें आ जाएगा एंड लास्ट वाला जो है वो भी इसमें आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे कोड काम करेगा। तो अल्प प्राण का ट्रिक ये वाला हो गया। वहीं अगर महाप्राण पूछ देता तो महाप्राण का कोड क्या बचेगा, जैसे यहाँ पे है 1 3 5, तो 2 वाला बच गया एंड आपका 4 वाला बच गया, यानी कि चौथा ग्रुप एंड दूसरा जो ग्रुप है वो आपका महाप्राण में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जितना भी स्वर वर्ण है, ठीक है, सभी स्वर वर्ण आपका अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाता है। ध्यान से दीजिए, इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो अल्प प्राण का कोड क्या है, अल्प प्राण का कोड हो गया 135, यानी कि पहला वाला लाइन, तीसरा एंड पांचवा, ठीक है। समझिए इस चीज को कि कवर्ग है, कवर्ग में जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, ठीक है। च वर्ग च, छ, ज, झ, इया। तो यहाँ पे इस चीज को समझिए, जैसे कि मैं पहला का मतलब क्या चल रहा है कि ये जो पहला वाला है, ठीक है, आगे भी जाएगा, ट वर्ग में भी जो पहला आएगा, ठीक है, त वर्ग में भी जो पहला आएगा एंड प वर्ग में भी जो पहला आएगा, तो ये जो पहला वाला है, इसके अलावा जो तीसरा वाला जो है, इसके अलावा जो पांचवा वाला है, ये आपका अल्प प्राण हो जाएगा। उसी तरह महाप्राण में मैंने क्या कहा, दूसरा एंड चौथा, ये आपका महाप्राण हो जाएगा। इसके अलावा जितना भी स्वर वर्ण है वो आपका अल्प प्राण हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कोड से ही आप ये सब चीज़ों को अच्छे से याद रख सकते हैं। अल्प प्राण के लिए 135, महाप्राण के लिए 24 एंड ऐसा आपको आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा या बताया होगा, ठीक है। हमेशा ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, नहीं तो फिर बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ पे 5 का राइट जवाब हो गया क्या वाला, देखिए अल्प प्राण। तो अल्प प्राण में मैंने आपको 135 बताया एंड 135 में क्या आपका आएगा, तो देखिए 135, तो देखिए यहाँ पे पहला ग्रुप से क्या है, ये वाला क तो पहला है, ठीक है, लेकिन ग आपका तीसरा है, बिल्कुल सही बात है, ये वाला आ जाएगा। अब देखिए फ और भ, तो ये तो अब दोनों दूसरा ग्रुप है ना, ये वाला तो नहीं आएगा। अब च छ, देखिए च छ, ये आपका दूसरा ग्रुप दे रखा है ये वाला, तो दूसरा ग्रुप भी नहीं आएगा क्योंकि 135 है, पहला आना चाहिए, पहला लाइन, तीसरा ये पांचवा,
तो ये वाला आपका बिल्कुल सही है, पहला आ रहा है तीसरा आ रहा है, तो आपका बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है जिसका उच्चारण नाक के माध्यम से होता है, नाक से होता है, ठीक है, यानी कि पंचमाक्षर, जिसको मैंने आपको बताया था पंचमाक्षर में, ये आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे, ए आई को वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए आई ये जो है, देखिए एक्चुअली ये बना किससे है, अ प्लस ई से बना है, एंड अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है एंड ई का होता है तालु, यानी कि कंठ तालु कह सकते हैं, ठीक है, कंठ तालव्य या कंठ तालु, कंठ तालव्य बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कौन से हैं? तो अयोग व कहा जाता है अनुस्वार एंड विसर्ग को, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा, अनुस्वार एंड विसर्ग, ठीक है। निम्न में बताइए किस शब्द में द्वित व्यंजन है? द्वित व्यंजन के बारे में बात कही जा रही है। अब द्वित व्यंजन किसे कहते हैं? तो देखिए, जो रिपीट होता है, जैसे कहने का मतलब कि उन व्यंजनों को द्वित व्यंजन कहते हैं जो किसी शब्द में एक ही व्यंजन के दो बार आने पर उच्चारण में एक साथ बोले जाते हैं। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे कि सज्जन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ज है वो क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, दो बार आया हुआ है, एंड इसको एक बार में ही बोला जा रहा है, सज्जन बोला जा रहा है एक ही बार, लेकिन यहाँ पे दो बार रिपीट हुआ है, ठीक है, यानी कि जो किसी शब्द में एक ही व्यंजन के दो बार आने पर उच्चारण में एक साथ बोले जाते हैं, तो सज्जन, अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा संधि विच्छेद, सज प्लस जन, ठीक है, एंड ये जो आता है वो कहाँ से आएगा, यह जो है प्रायः संधि और समास के कारण आता है या होता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे तत्व, तत्व आप कहते हैं, तो तत्व को तोड़ेंगे तो तत्व प्लस त्व, यहाँ पे देखिए त जो आया है वो दो बार रिपीट हुआ है, लेकिन बोला तो एक ही बार जा रहा है, तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे द्वित व्यंजन। तो सेम देखिए दिल्ली, यहाँ पे ल में देखिए, यहाँ पे भी द्वित व्यंजन देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका स, यानी कि तालव्य स है। अच्छा, यहाँ पे घ नहीं है ये, ठीक है, यहाँ पे जो है ये वाला स है, यानी कि मूर्धन्य स है, उसके अलावा दंत स, तो तालव्य स, मूर्धन्य स एंड दंत स, इसके अलावा ह, ये सब कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो देखिए ये आपका कौन सा व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन है, ठीक है, संघर्षी व्यंजन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग अगर पहला एंड सेकेंड क्लास नहीं देखे होंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास, तो एक बार जरूर जाके देख लीजिएगा। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है, जो नया विकसित किया गया है, तो आराम से इस चीज़ को आप कर सकते हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? तो यहाँ पे एक चीज़ जो है ना वो छूट गया है, ठीक है, क्या छूट गया वो हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है कि ख जो है यहाँ पे बिंदु होगा, ग के नीचे भी बिंदु होगा, यानी कि अरबी फारसी वर्ण, यहाँ पे ख जो है साधारण लिख दिया गया है, कुछ ऐसा तो होना था यहाँ पे, ठीक है, ग यहाँ पे कुछ ऐसा, एंड ये अरबी फारसी है, एंड यही आपका नवीन विकसित है, तो यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा घोष वर्ण है? तो घोष वर्ण किसको कहेंगे? अब यहाँ पे हम आपको घोष वर्ण का भी ट्रिक बता देते हैं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसको हम लोग घोष वर्ण कहेंगे। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, एंड इसका कोड हो जाएगा 3, 4, 5। जैसे मैंने अभी आपको अल्पप्राण महाप्राण का बारे में बताया था, उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 3, 4, 5, यानी कि जितना भी वर्ग है आपका, क वर्ग हो गया, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग एंड पवर्ग, तो ये सब में जो आपका तीसरा वाला लाइन हो जाएगा, ठीक है, इसके अलावा चौथा वाला लाइन, पांचवा वाला लाइन, वो आपका घोष में आ जाएगा। सेम अगर हम लोग अघोष के बारे में बात करेंगे तो अघोष में आपका जो बच गया, यानी कि पहला एंड दूसरा, तो वो याद रखिएगा, घोष के लिए 345 एंड अघोष के लिए आपका 12, ये कोड याद रखिएगा, आराम से कर सकते हैं। अब सॉल्व करते हैं, जैसे ख, तो ये तो आपका दूसरा वाला ग्रुप है, यानी कि ये आपका अघोष हो जाएगा, क्योंकि पहला एंड दूसरा तो इसमें आ रहा है ना, एंड ख आपका क्या है, दूसरा वाला लाइन में आ जाएगा, क ख, तो ये आपका अघोष हो जाएगा। च तो पहला में आएगा, एंड पहला वाला भी आपका अघोष हो जाएगा। म देखिए पांचवा में आ रहा है, एंड ये आपका घोष हो जाएगा। ट एंड ठ, ये आपका दूसरा में आ रहा है, ये आपका अघोष हो जाएगा, तो पूछा जा रहा है घोष, तो म यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।
तो आराम से आपको समझ में ये चीज़ आ गया होगा। नेक्स्ट, कौन सा अमानक वर्ण है यानी कि स्टैंडर्ड नहीं है, तो ये वाला आप साधारण से देख सकते हैं। पहले देखते होंगे कहीं 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 पे आपको झारखंड जैसे अभी लिखा ऐसे जा रहा है, ठीक है। पहले जो है वो कुछ ऐसा टाइप का लिखा जाता था, ऐसा आपने बहुत जगह देखा होगा। तो ये आपका मानक नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्ड नहीं है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे जो है जो भी ध्वनियाँ हैं वहाँ पे कुछ इस तरह का दे रखा है कि क, उसके बाद ग है नीचे बिंदु है, ज है नीचे बिंदु है, फ है नीचे बिंदु है। एंड ये सबको क्या कहा जाता है? अरबी फारसी का वर्ण, ठीक है। क्लास अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अरबी फारसी वर्ण कैसा होता है, ठीक है। तो ये सबके नीचे बिंदु है, ये ध्वनिया किसकी है? तो अरबी फारसी की है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? सबको मालूम होगा, 52 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे है आपका, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, संयुक्त, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। 4 ध्वनियाँ संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, ठीक है। आपको मालूम होगा कि छ, त्र, ज्ञ एंड स्र। एक चीज याद रखिएगा, चारों जो ध्वनियाँ हैं संयुक्त वर्ण, ये किन किन ध्वनियों से या फिर किन किन वर्णों से मिलके बना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड चारों में से किसी एक का आपको अक्सर देखने को एग्जाम में मिलता है। तो चारों ध्वनियाँ किस किस वर्ण से मिलके बना है वो बिल्कुल याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे छ आया हुआ है क्षत्रिय, इससे अगर वर्ड बनाया जाए तो क्षत्रिय आपने पढ़ा होगा, क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय। एंड ये अगर किससे बना है तो ये आपका क हलंत प्लस स से बना है, ठीक है। क हलंत प्लस स से ये आपका यहाँ पे बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो देखिए छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो अब इसको कैसे बनाइएगा कि क प्लस स से बना हुआ है ये चीज, है ना। तो क के बाद आया है, क हलंत के बाद आया है या फिर क के बाद आया है, ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ये भी आपका एक संयुक्त वर्ण है। एंड ये जो है आपका ज प्लस न। याद रखिएगा दोनों, देखिए अब बहुत जगह मिस्टेक क्या होता है कि दोनों में हलंत नहीं होता है। हलंत जो है केवल पहला वाला में होगा, ज में, इसमें हलंत नहीं दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। हलंत केवल इसमें होगा एंड न ये आपका हो जाएगा ज्ञ का वर्ण, यानी कि जिससे वो मिलके बना हुआ है, ठीक है। अघोष वर्ण, अभी मैंने आपको इसका कोड बताया था कि अघोष का क्या कोड होता है। तो 12, 1 एंड 2, तो 12 किसको, 12, ठीक है। तो देखिए 1 एंड दूसरा, तो देखिए ज, तो तीसरा है च, छ, ज, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? ये तो आपका घोष हो जाएगा ना। ह एंड स, यहाँ पे अ, यानी कि ये स्वर है। तो जितना भी स्वर होता है वो क्या हो जाता है? वो तो आपका जितना भी स्वर है वो आपका हो जाएगा घोष के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। सभी स्वर घोष होता है। लेकिन यहाँ पे जो आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 19 का, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा दंत वाला सा। दंत सा जो है आपका आ जाएगा अघोष के अंतर्गत। ह जो है, ह आपका आ जाएगा सघोष के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, इस चीज को लिख लीजिएगा, ठीक है। जितना भी स्वर होता है वो आपका हो जाता है घोष। इसके अलावा जो आपका कोड था 3, 4, 5, ये भी आपका हो जाएगा घोष या फिर सघोष कह लीजिए। घोष में क्या क्या आएगा, सॉरी मतलब अघोष में क्या क्या आएगा? तो अघोष में आपका 1, 2 आ जाएगा। इसके अलावा आपका क्या आ जाएगा? तो ये जो दंत वाला सा है वो भी आपका अघोष के अंतर्गत आ जाएगा। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ तो आपका कवर्ग में आता है। एंड कवर्ग का केटीएम 2 हमेशा याद रखिएगा कंठ, तो कंठ से हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए आगे है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? 4 संयुक्त व्यंजन के बारे में मैंने आपको बताया, ज्ञ बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कौन सा? छ, त्र, ज्ञ एंड स्र। तो यहाँ पे दे रखा है ज्ञ, ज्ञानी वाला ज्ञ बिल्कुल सही हो जाएगा। 22, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? यानी कि दांत का मतलब प्रयोग जो है वो उच्चारण के नहीं किया जाता है उच्चारण के लिए, ठीक है। तो देखिए किसका नहीं किया जाता है? तो एक्चुअली दांत का जो उच्चारण है वो किस में किया जाता है? फिर से देखिए KTM 2, यानी कि डी से दांत,
यही ना था, दंतवर्ण या दांत। एंड इसमें कौन सा ग्रुप आ गया, तो ये कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, तवर्ग वाला ग्रुप। एंड तवर्ग में देखिए आप कौन सा यहाँ पे वर्ण नहीं है, तो त है, किया जाता है बिल्कुल। उसके बाद न है, बिल्कुल किया जाता है। द है, बिल्कुल किया जाता है, क्योंकि ये तीनों आपका इसी ग्रुप के अंतर्गत आ जाएगा। ट नहीं किया जाता है, क्योंकि ट आपका मूर्धा वाला ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, तो अकरांत। जिन शब्दों के अंत में अ आएगा उसको हम लोग कहेंगे अकरांत शब्द। ठीक है, नेक्स्ट, छ वर्ण किस योग से बना है, तो अभी मैंने इसके बारे में भी बताया था कि यह कौन से वर्ण से मिलकर बना है, तो क प्लस स। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 25, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11। एंड अगर कुल पूछा जाए, मतलब कि इसमें मैंने आपको जितना भी अपवाद था उसके बारे में क्लास में बताया था कि कब 13 लिखना है, कब 11 लिखना है, कब 10 लिखना है। ठीक है, वो चीज़ देख लीजिएगा। एंड नॉर्मली अगर पूछा जाए तो आपको 11 ही जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, तो अ है आपका, ओ है, ए है, ये वाला आपका स्वर नहीं है, ये आपके व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं। एंड इसको हम लोग पंचमाक्षर के अंतर्गत भी रखते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे पंचमाक्षर किसे कहते हैं अगर उस टाइप का सवाल आएगा तो, हालांकि मैंने क्लास में आपको बता दिया है। निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है, अब ट ये तो नॉर्मल सा बात है, जिसको क ख ग आता होगा वो आराम से कर सकते होंगे। ठीक है, कि ट वर्ग के अंतर्गत नहीं है, तो देखिए ठ भी आता है, ढ भी आता है, न भी आता है, ये वाला नहीं आता है, ये तो आपका क वर्ग के अंतर्गत आ जाएगा, जिसका उच्चारण स्थान कंठ है, तो आपका ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो संख्या होती है वो आपका है 33, बिल्कुल सही जवाब। 28, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर वर्णों को जो है वो 3 भागों में बांटा गया था, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ठीक है, ये चीज़ आपने पढ़ा होगा। एंड पश्च स्वर का एग्जाम्पल क्या है कि अमेकर आ था, हर्षव, दुर्घव, इसके अलावा ओ, आव, ये सब क्या है, पश्च स्वर है। उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, आपको सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो 29 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है, अयोगवाह वर्ण है। ठीक है, तो 30 का अयोगवाह में क्या क्या आ जाएगा, विसर्ग एंड अनुस्वार, तो विसर्ग बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका सिंबल ऐसे होता है। नेक्स्ट सवाल है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंत्य, ओष्ठ, तालव्य, वत्रीय। ठीक है, तो छ, तो ये तो चवर्ग वाला ग्रुप है ना। एंड चवर्ग वाला में क्या आता है, केटीएम 2 यानी कि टी, एंड टी से क्या हो जाएगा, तालव्य, तालव्य बिल्कुल सही हो जाएगा, 31 का सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये वाला भी है, इसके अलावा त्र भी है, ज्ञा भी है, ये वाला आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट देखते हैं, तालव्य व्यंजन, तालव्य देखिए बार बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, केटीएम 2 याद रखिएगा। तालव्य यानी कि च वर्ग के बारे में बात कही जा रही है, एंड च वर्ग आपका ये वाला है, ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। यह अलावा इसके बारे में मैंने आपको बताया था, अंतस्थ व्यंजन है ये आपका। उसके बाद तीनों जो स हो जाता है, ह होता है, वो आपका उसमें व्यंजन के अंतर्गत आता है। तालव्य क्या हो जाएगा, तो तालव्य कौन सा ग्रुप हो जाएगा, वही केटीएम 2 यानी कि सेकेंड वाला, च वर्ग वाला। ठीक है, ओष्ठ कौन सा हो जाएगा, प वर्ग वाला। तो बहुत ही आसान है, अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो सभी चीज़ें आपको अच्छे से याद रहेगी, कन्फ्यूजन आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं, दोनों से। ठीक है, अनुनासिक का मतलब यहाँ पे दोनों से होता है। 35 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, वर्ग के पंचमाक्षर। देखिए अनुनासिक व्यंजन तो यही वाला आपका हो गया। अनुनासिक व्यंजन किसको कहेंगे, तो वो पंचमाक्षर वर्ग के जो पंचम अक्षर होते हैं उसी को हम लोग अनुनासिक वर्ण या फिर अनुनासिक व्यंजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11। ठीक है,
कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण, यानी कि कंठ प्लस ओठ ओष्ठ दोनों का उपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंठ प्लस ओष्ठ, यानी कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो क तो होगा नहीं, यहाँ पे क का केवल कंठ होता है, त भी नहीं होगा, ए एंड ओ। तो इस चीज को देखिए कि देखिए इसको अगर तोड़े तो अ प्लस उ में टूटेगा, एंड अ का उच्चारण स्थान कंठ एंड उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, तो बन गया आपका कंठोष्ठ, यानी कि ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है, ये आपका ओ जो है वो सही हो जाएगा। आगे भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है। अनुक्रम तो देखिए सबसे छोटी जो इकाई होती है वो उसे आप वर्ण कह लीजिए, अगर लिखने में प्रयोग कर रहे हैं तो, एंड अगर बोलने में कर रहे हैं तो ध्वनि, तो सबसे छोटा तो ध्वनि हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर देखिएगा तो आपका बाकी का ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी वाला ध्वनि से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद शब्द, शब्द के बाद पद, पद के बाद वाक्य, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी बेसिक आपको पता रहता तो ऑप्शन के जरिए आप जो यहाँ पे सही जवाब कर सकते थे। अगला है आपका निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है। देखिए सेम वो वाला याद रखिए, कोड KTM 2, कंठ तालु मूर्धा, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य से ये वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, आपको जवाब मिल गया ऑप्शन नंबर ए, कंठ तालव्य मूर्धा। देखिए मूर्धा का दूसरा नाम वर्ती है। ठीक है, एंड दंत का दंत, ओ का ओष्ठ, बिल्कुल आसान हो गया, यही वाला मैं आपको बता रहा था। आपका 40 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। पार्श्विक, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त ड एंड ढ आपको बताए थे, प्रकंपित, संघर्षहीन। तो 41 का यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पार्श्विक, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व से यानी कि बगल से निकल जाए उसको हम लोग पार्श्विक ध्वनि के नाम से जानते हैं, एंड ये आपका ल हो गया इसी का एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा युग्म, यहाँ पे अघोष है। ठीक है, अघोष का यहाँ पे युग्म है। तो अघोष का मैंने अभी ट्रिक आपको बताया था, 1 2 होता है। ठीक है, 1 2, तो देखिए 1 2 जो अक्षर है प्रत्येक वर्ग का पहला एंड दूसरा, तो ये तो आपका तीसरा एंड चौथा है, नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा सघोष। ड एंड ढ, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका सघोष के अंतर्गत आ जाएगा। प एंड फ, देखिए ये वाला हो गया आपका पहला एंड दूसरा वर्ण। ठीक है, पवर्ग ग्रुप का जो है पहला एंड दूसरा वर्ण ये आपका है, एंड यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा 42 का सी। ठीक है, आगे देखते हैं। इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। तो क्लीव, अगर आप हिंदी डिक्शनरी में शब्दों को खोजना जानते होंगे तो आराम से इस चीज को टिक लगा सकते हैं। ठीक है, हिंदी डिक्शनरी में कैसे शब्दों को खोजा जाता है। ठीक है, कुछ बेसिक सा नियम होते हैं। निम्नलिखित में से विवृत स्वर है, तो विवृत स्वर के बारे में आपने देखा होगा, ओपन जो यहाँ पे वॉवेल देखने को मिलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार जो है वो पूरा खुल जाता है उसको यहाँ पे विवृत स्वर या फिर ओपन वॉवेल के नाम से जानते हैं। जैसे कि अमेकर आ, इसका जैसे उच्चारण कीजिएगा तो आपका जो मुख है, मुंह जो है वो पूरा खुल जाएगा, आ उच्चारण करके देखिए तो ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से तालव्य क्या है। तालव्य वर्ण के बारे में बताना है। देखिए KTM 2, टी से तालव्य यानी कि च वर्ग के बारे में बात कही जा रही है, एंड च वर्ग वाला आपको खोजना है। च वाला ठीक है भाई, ज वाला ठीक है, बाकी ये तो अलग है, ये आपका ट वर्ग है, ये आपका त वर्ग वाला ग्रुप से है, तो आपका 1 एंड 4 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से सवालों का जवाब कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपने क्लास 1 एंड क्लास 2 नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही मेहनत से PDF को बनाया गया है, वहाँ पे स्लाइड को बहुत मेहनत से बनाया गया है, एंड सभी चीज़ें वहाँ पे इंक्लूड की गई है। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन आपका वहाँ पे नहीं मिलेगा। चलिए निम्नलिखित में से निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण महाप्राण है। तो महाप्राण का कोड मैंने आपको बताया था कि 24 होता है। ठीक है, महाप्राण का 24, अल्पप्राण का 135। तो महाप्राण का 24 यानी कि 24 वाला अक्षर प्रत्येक वर्ग का दूसरा एंड चौथा अक्षर। तो देखिए ये आपका पहला अक्षर है यानी कि ये आपका अल्पप्राण हो जाएगा। ग आपका तीसरा अक्षर है एंड ये भी आपका हो जाएगा अल्पप्राण। ख आपका दूसरा अक्षर है, महाप्राण में आ जाएगा। तो ट ठ ये आपका पहला है एंड ये भी आपका अल्पप्राण में आ जाएगा। तो
दूसरा और चौथा हमको चाहिए, दूसरा यहाँ पे दे रखा है, ये आपका महाप्राण के अंतर्गत आ जाएगा। तो कोड याद रखिएगा जरूर, नहीं तो एग्जाम में बहुत कंफ्यूज हो जाइएगा। निम्न में से कौन सा वर्ण उत्क्षिप्त व्यंजन है? तो ए व बी दोनों, ढ एंड ड दोनों यहाँ पे उत्क्षिप्त व्यंजन आ जाएगा। एंड ये वाला आपका क्या है? ये आपका जो है वो संघर्षी व्यंजन है, ठीक है, सी वाला। रामायण शब्द में प्रयुक्त वर्णों की संख्या, तो रामायण को जब आप तोड़िएगा तो र प्लस अ हो जाएगा, फिर म प्लस अ हो जाएगा। तो ऐसे अगर आप तोड़ते हैं तो यहाँ पे 8 वर्ण आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, सबको तोड़ा जाएगा। जैसे कि र को ऐसे तोड़ेंगे, म को ऐसे, तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 4 हो गया, य प्लस अ 6 हो गया, न प्लस अ, सब में हलंत होते जाएगा, ठीक है, वो चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको ये चीज़ मालूम होगा। 8 हो जाएगा यहाँ पे वर्ण। अक्षर के बारे में मैंने आपको बताया था, अक्षर यानी कि रामायण में कितने अक्षर हैं? तो 4 अक्षर है, रा म य न, 4 अक्षर है। ये सब बहुत बेसिक सब चीज़ें हैं, सबको मालूम होगा, ठीक है। 50 वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर वर्ण और एंड व्यंजन वर्ण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। निम्न में से कौन संयुक्त वर्ण है? तो संयुक्त वर्ण आपका ये सब तो नहीं है, ये आपका क वर्ग से बिलोंग करता है, ये आपका हो जाएगा छ, क्षत्रिय वाला छ, ठीक है। क प्लस क हलंत प्लस स से मिलकर बना होता है आपका ये वाला वर्ण। आगे, निम्न में से कौन मूल स्वर या ह्रस्व स्वर वर्ण है? ठीक है, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। तो देखिए मूल स्वर यहाँ पे आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये तीनों आपका जो है मूल स्वर के अंतर्गत देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सा सवर्ण या सजातीय वर्ण है? ठीक है, जिनका उच्चारण एक जैसा होता है, जैसे कि अ हो गया, अ मेकर आ, ये वाला सजातीय है। हर्षई एंड दुर्घई, ये वाला आपका सजातीय है। हर्षव एंड दुर्घव, ये आपका सजातीय है। तो देखिए ये वाला क्या सजातीय है? नहीं, ये वाला बिल्कुल सही है। ये वाला भी विजातीय कह सकते हैं, इसको भी विजातीय कह सकते हैं, ये सब सजातीय नहीं है। अ मेकरा बिल्कुल सजातीय हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि निम्न में से किस शब्द में अनुनासिक स्वरों का उच्चारण हुआ है? तो देखिए स्वर वर्ण का मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताया था बहुत सारे आधार पे। तो होता क्या है कि हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है निर्नुनासिक, जिसको मौखिक स्वर के नाम से भी जानते हैं, एंड दूसरा होता है अनुनासिक स्वर, ठीक है। तो निर्नुनासिक क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से बाहर निकलेगी उसको हम लोग निर्नुनासिक स्वर कहेंगे। जैसे कि अ हो गया, अमेकर आ हो गया, हर्षई हो गया, ये सब क्या है? आपका निर्नुनासिक है। इसके अलावा अगर हम लोग अनुनासिक के बारे में बात करेंगे तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा जो है मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलेगी उसको हम लोग यहाँ पे अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे कि चंद्र, यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा कि सब में चंद्रबिंदु दिखाई देगा, ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रबिंदु सब में दिखाई देगा, तो ये तीनों आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका उच्चारण करके देखिए, दांत, आंगन, आँख, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हवा जो है वो मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती हुई दिखाई देती है, ठीक है, निकलेगी। तो चलिए यहाँ पे उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन निर्नुनासिक शब्द है? इधर, अपना, उधर। अभी मैंने आपको बताया कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से बाहर निकलेगी वो आपका निर्नुनासिक शब्द कहलाएगा। जैसे अ, अमेकर अ, ठीक है, हर्षई आदि। तो ये सब आपका क्या है? उपरोक्त सभी। देखिए जितना भी शब्द बना है सब यही सब का उपयोग करके बनाया गया है, उपरोक्त सभी, इसीलिए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें भी ई आया है, अ आया है, ओ आया है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन के एक वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी है? तो 5। जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग, यानी कि कवर्ग के नाम से ये जाना जाता है। एंड एक वर्ग में आपका 5 वर्ण आता है या फिर अक्षर आता है, यह बात हम कह सकते हैं। निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन है? सबको मालूम होगा, य, व, र एंड ल, उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है आपका टवर्ग का उच्चारण स्थान। याद रखिए वो ट्रिक KTM 2 टवर्ग में क्या आ जाएगा? ये कवर्ग, चवर्ग एंड टवर्ग, यानी कि मूर्धा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ, ये आपका तालु था। लास्ट सवाल है आज के क्लास का, चवर्ग का उच्चारण स्थान। अब आप इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा एंड ये भी जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है कोई भी प्रश्न में तो हम आपसे रिक्वेस्ट यही कहेंगे कि
क्लास नंबर 1 और 2 हिंदी का जरूर देखिएगा, ठीक है। 2 से 3 किताब यहाँ पे कह सकते हैं मिला के जो है वो यहाँ पे नोट्स को बहुत ही बारीकी से एंड सावधानी पूर्वक बनाया गया है, बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से, ठीक है, जिसको आप एक बार भी पढ़िएगा तो आसानी से चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी एंड दोबारा आपको किसी भी एग्जाम के लिए वर्ण विचार वाला चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि नोट्स को इतना शालीनता से, इतना सिस्टमेटिक वे में बनाया ही गया है कि आपको सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। एंड अगर आप डेली क्विज देना चाहते हैं, डेली टेस्ट देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आज आपको एक टॉपिक बता दिया, एक चैप्टर पढ़ा दिया, ठीक है, एंड अगर आप चाहते हैं कि इसका जो है वो हम लोग टेस्ट दें तो आप हमारे प्राइवेट चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। कैसे आपको जुड़ना है तो उसके बारे में आपको डिटेल बता दी गई है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से आपका रेगुलर प्रैक्टिस होता रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।